Very good evening, guys. I welcome you all this evening on my lecture series in Indian polity. And in this Indian polity, especially, we are talking about democracy. And in the democracy, we are making the comparison between the kind of government which is following the democracy concept, and another side, the country which is following a which is not following the democratic kind of concept, that we can say a non democratic form of गवर्नमेंट। तो हमने अभी तक अपने जो प्रीवियस 3 लेक्चर हैं उनको डेमोक्रेसी पर डिवोट किया है, और हमने उन 3 लेक्चर्स में डेमोक्रेसी के फायदे को बखूबी समझा है। और जो कंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं वहाँ पर जो बैड कंसिक्वेंस इवोल्यूट हुए हैं, लोगों को कितना प्रॉब्लम्स का सामना किया है, वो मैंने आपको रियल स्टोरीज के थ्रू आपको समझाया है। तो मुझे आशा है कि आपको वो मेरे प्रीवियस लेक्चर हैं वो समझ में भी आए होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे, मुझे पूरी आशा है। और आज के इस लेक्चर सीरीज में मैं स्पेसिफिक फॉर्म में बात करूंगा कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है और डेमोक्रेसी के एक्चुअल फीचर्स क्या हैं। यदि वो फीचर्स को हम फुलफिल करते हैं तभी हम कंप्लीटली कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का जो रियल फॉर्म है वो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलो बात करते हैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। तो डेमोक्रेसी सेज दैट डेमोक्रेसी इज काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मींस कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो रूलर होता है वो लोगों के द्वारा बनाया जाता है, लोगों के लिए बनाया जाता है। ओके, अब मैं ये डेफिनेशन आपको ड्रॉ करके डेफिनेशन मैंने आपको कुछ कंप्लीटली सिचुएशंस को देखकर ड्रॉ करके मैंने यहाँ पर इसको बोला है। तो अब इसको बोलने के बाद मैं खुद आपसे पूछूंगा कि डेमोक्रेसी को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए किसी पर्टिकुलर कंट्री में इलेक्शन का होना सफिशिएंट है? क्या ये डेमोक्रेसी को कंप्लीटली डिफाइन करता है? अगर आपका कहना यस, तो मैं आपको गलत साबित करने वाला हूं। जैसे कि पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की में 1999 में मिलिट्री कोप हुआ था, आप सभी लोगों को मालूम होगा। मिलिट्री कोप में जो जनरल परवेज मुशर्रफ है उसने मिलिट्री के थ्रू वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो करवा दिया और खुद को वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स डिक्लेयर किया, और कुछ टाइम बाद उसने अपनी इस पोस्ट को प्रेसिडेंट का नाम दिया था। प्रेसिडेंट का नाम देने के बाद 2002 में वहां पर रेफरेंडम होता है। उस रेफरेंडम में वहां के लोगों के द्वारा इसको 5 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये जो रेफरेंडम हुआ था, ये काफी ऑब्जर्वेशन के बाद जो पाकिस्तान का ह्यूमन राइट कमीशन है, पाकिस्तान की जो मीडिया है और जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने इस पूरी कंप्लीटली प्रोसेस को एज अ फ्रॉड और मेल प्रैक्टिसेस के थ्रू डिक्लेयर किया था कि जो रेफरेंडम हुआ था उसमें किसी भी टाइप की क्लीन और फेयरनेस नहीं थी, कंप्लीटली करप्ट था ये रेफरेंडम। लेकिन अब वो जनरल परवेज मुशर्रफ है, वो प्रेसिडेंट बन जाता है। तो जैसे ही प्रेसिडेंट वो बनता है उसके कुछ टाइम बाद वो एक लीगल फ्रेमवर्क वहां पर इम्प्लीमेंट करता है पाकिस्तान में, जिसके थ्रू वो पाकिस्तान के संविधान को अमेंड करने की बात करता है, यानी कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अमेंडेड। उसमें वो कहता है कि पाकिस्तान में जो प्रोविंशियल इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं और जो रीजनल इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं, उनकी असेंबली को प्रेसिडेंट के द्वारा या आर्मी ऑफिशियल के द्वारा कभी भी एबॉलिश किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आर्मी ऑफिशियल हैं और प्रेसिडेंट है, उनको जो वहाँ के जो प्रोविंशियल इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कैबिनेट है, उनके वर्क को ऑब्जर्व करेंगे, यानी क्या काम काम किया जा रहा है उनका सुपरविजन वहाँ की जो नेशनल जो वहाँ की जो आर्मी है उनके द्वारा उसको सुपरवाइज किया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर जितने भी पाकिस्तान में मेजर डिसीजंस थे जो कि पॉपुलेशन के वेलफेयर के लिए लिए जाते थे, वो सभी के सभी मेजर डिसीजंस थे या फाइनल डिसीजन हम कहेंगे, वो सभी के सभी जनरल परवेज मुशर्रफ और आर्मी ऑफिशियल के द्वारा लिए जाते थे।
वहां पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसके बाद चुनाव हुए थे, जो प्रोविंशियल इलेक्टेड है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं उनका चुनाव हुआ, लेकिन उनके पास इतना राइट्स नहीं था कि जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिए, वेलफेयर के लिए जो मेजर डिसीजन लिए जाएंगे वो उसमें इंटरवीन कर सकें। वो उनके पास उतना राइट्स नहीं था। राइट्स किनके पास था? जिनको लोगों ने नहीं बनाया था, जिनको लोगों ने वोट देके नहीं बनाया था, उनके पास कंप्लीटली फाइनल पावर था डिसीजन मेकिंग का। तो अगर हम डेमोक्रेसी के डोमेन में जाके देखते हैं तो डेमोक्रेसी ऐसा बोलती है कि जो मेजर और फाइनल डिसीजन है किसी कंट्री में लोगों के लिए, वो किसी लोगों के द्वारा बनाए गए व्यक्ति के द्वारा ही लिया जाना चाहिए। तभी डेमोक्रेसी का एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो टच करता है, वो स्ट्रक्चर मजबूत होता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा था। तो हम अब यहां से ये बात कहेंगे कि डेमोक्रेसी में हम एक पॉइंट और जोड़ेंगे, किसके अलावा? चुनाव होने के अलावा एक पॉइंट ये है डेमोक्रेसी में कि द मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय द पर्सन हु हैज बीन इलेक्टेड बाय द पीपल। मींस जो लोगों ने जिसको बनाया है उसके द्वारा ही लोगों के लिए मेजर डिसीजन लिए जाने चाहिए। ओके गाइस, ये पॉइंट हमने ऐड किया। अब हम दूसरी ओर चलते हैं कि डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, राइट? तो ये इस बात को हम कैसे समझेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि हम अब आपको थोड़ा सा आपका जो जर्नी है उसे हम लोग पाकिस्तान की तरफ लेके चलते हैं, सॉरी चाइना की तरफ। चाइना में जैसे आपको मालूम है, चाइना की जो जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जानते हैं। उस नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो असेंबली है, ये जो पार्लियामेंट है, उसमें प्रेजेंट में ऑलमोस्ट 3000 मेंबर हैं जिनको वहां पर इलेक्ट किया जाता है, और उस पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो वहां का प्रेसिडेंट को इलेक्ट करे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान जो सॉरी चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो वहां की स्ट्रांग पार्टी है। अब क्या होता है कि जब भी चाइना में इलेक्शन होता है, वो कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहता है तो सबसे पहले उसको चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे अप्रूवल लेना पड़ता है, और उसकी जो स्मॉल जो 8 अलाइड ग्रुप हैं चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के, उसका मेंबर होना चाहिए और अप्रूवल होना चाहिए उनके लिए, तब आगे जाके वो चुनाव में कंटेस्ट कर सकता है। इसी प्रकार आपको मैं लेके चलता हूं मैक्सिको में, जो कि नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है। मैक्सिको में दोस्तों क्या होता है, मैक्सिको जैसे आप जानते हैं 1930 में उसको इंडिपेंडेंस मिला कॉलोनियल रूल से। उसके बाद उसमें बाकायदा हर 6 साल में प्रेसिडेंट का चुनाव होता आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन जो मैक्सिको की जो पार्टी है उसे हम लोग पीआरआई पार्टी के नाम से जानते हैं। उस पार्टी का नाम है इंस्टीट्यूशन ऑफ रिवॉल्यूशनर पार्टी, जो कि जब से इसको इंडिपेंडेंस मिला है तब से हर बार वो चुनाव वही जीतती आ रही है। क्योंकि जब चुनाव होता है तो काफी ज्यादा वो इतनी माल प्रैक्टिसेस करता है, इतना करप्ट प्रैक्टिस करता है कि जो दूसरी पार्टी चुनाव में कंटेस्ट करती है वो आज तक अपनी जो जीत है उसको सुनिश्चित नहीं कर पाई है। वो पता है ऐसे ऐसे काम करवाता है, जो जो वहाँ की पीआरआई पार्टी है मैक्सिको की, वो मैक्सिको में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी मीटिंग लेता है, और मीटिंग में उनको बोलता है कि आपको मैक्सिको की सिटी के जो जितने भी पीपल है उनको कन्विंस करना है हमारी पार्टी को वोट देने के लिए। और मैक्सिको में जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको फोर्सफुली ये एडवाइस दी जाती है कि आप जाके आपके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कन्विंस करिए हमारी पार्टी को वोट देने के लिए। ये बात। उसके अलावा ये पार्टी इतनी जिसे हम बोल सकते इतनी ग्रीवी पॉलिटिक्स करती है कि जब चुनाव जिस दिन वोटिंग डाले जाते हैं उस दिन ये कई बार चुनाव का जो वेन्यू है उसको चेंज करवा देते हैं। तो वहां पर जो व्यक्ति वोट डालने जाते हैं बड़ी मुश्किल से वो मैनेज कर पाते हैं वहां पर पहुंचने के लिए, कई लोग तो पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो प्रॉपर वहां पर जितना वोटिंग होना चाहिए उतना वोटिंग हो नहीं पाता है। तो इस चीज को हमने ये यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि क्या यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है? मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। आपका क्या कहना है? क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये बोलता है
कि हर व्यक्ति के पास राइट्स होना चाहिए वोट डालने का, और हर व्यक्ति के पास राइट्स होना चाहिए टू बी इलेक्टेड, यानी खुद इलेक्शन में खड़ा होने का उसको प्रॉपर पावर होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि हाँ, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, हर व्यक्ति को उसमें कंप्लीटली फ्रीडम है कि वो वोट डालने जा सके। एडल्ट सिटीजन की हम बात कर रहे हैं, और हर सिटीजन को ये राइट्स है कि वो इलेक्शन में खड़ा भी हो सके। तो ये जो मैंने मैक्सिको और चाइना के दो एग्जांपल आपको दिए, इनमें इस तरह की जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं हो रही। तो यहां से हम तीसरा कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे डेमोक्रेसी के पिलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो ये है कि इन डेमोक्रेसी देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन फॉर द पीपल। करेक्ट, यानी डेमोक्रेसी में एकदम निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, किसी प्रकार की करप्शन उसमें नहीं होना चाहिए। तब वो डेमोक्रेसी की वास्तविक जो पिलर है उसको मजबूत बनाता है। तो हमने डेमोक्रेसी में अभी दो पॉइंटों को ऐड किया है। तीसरा पॉइंट हम ऐड करेंगे डेमोक्रेसी में, दैट इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। क्या समझे दोस्तों कि डेमोक्रेसी में तीसरा पॉइंट क्या है कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, यानी कि जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं उनका, हर व्यक्ति का अपना एक वोट होना चाहिए, और हर एक के वोट की अपनी एक वैल्यू होना चाहिए, यानी कि वोटिंग वैल्यू में डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि भाई तेरी वोटिंग वैल्यू ये है और तेरी वोटिंग वैल्यू ये है। इसको हम थोड़े एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपको दोस्त मालूम होगा, फिजी फिजी जो कंट्री है ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि पैसिफिक ओशियन में मतलब पाई जाती है। वहां पर जो इंडिजिनस फिजियन हैं उनकी जो वोटिंग वैल्यू है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंडियन फिजियन, यानी हमारे कुछ भारतीय लोग जाके फिजी में रहने लगे हैं, तो उनकी वोटिंग वैल्यू जो इंडिजिनस फिजियन है उनसे काफी कम है। पहली बात। दूसरी बात, जो एस्टोनिया है, एस्टोनिया आपको मालूम मालूम होगा, जो कि अफ्रीकन कंट्री है, उसमें क्या होता है कि जो रशियन माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है वोट डालने के लिए। somehow they manage to voting, but somehow they are not able to voting to cast the vote. Similarly, आपको मालूम होगा सऊदी अरबिया में वुमेन को वोट डालने का राइट्स ही नहीं है अभी तक। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कहीं तो वोटिंग यानी कि इक्वेलिटी नहीं है वोटिंग डालने में, कहीं हम लोग जेंडर में डिफरेंस कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं वोटिंग के लिए, तो कहीं हम लोग पर्टिकुलर किसी रिलीजन को लेकर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, कहीं हम पर्टिकुलर किसी रीजन को लेकर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि पूरी वर्ल्ड ने कितना स्ट्रगल किया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लागू करने के लिए। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या बोलती है, कि यहाँ पर जितना भी एडल्ट सिटीजन है उसके पास फ्री चांस होना चाहिए वोट डालने का। इसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए किसी भी ग्राउंड लेवल पर, चाहे हम लोग कास्ट में बात करें, चाहे हम जेंडर में बात करें, या हम लोग रेशियल में बात करें, या हम लोग किसी लैंग्वेज को लेके बात करें। इन सभी प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, सभी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। उसको हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, या यूनिवर्सल सफरेज के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने तीसरा जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, वो ये है कि डेमोक्रेसी में पीपल के पास वन वोट होना चाहिए, ईच वोट शुड हैव वन वैल्यू, राइट। तो ये हमने तीसरा पॉइंट ड्रॉ किया है। अब चौथा एंड फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे, वो ये है कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट, यानी कि डेमोक्रेसी तीसरी चौथी बात ये बोलती है, फोर्थ नंबर जो पॉइंट है वो ये बोलता है कि डेमोक्रेसी में कानून का नियम होना चाहिए और राइट्स जो सिटीजन के उनको वायलेट नहीं होना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, मैं उसको फिर से आपको एक रियल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मैं आपको अब लेके चलता हूँ अफ्रीका की कंट्री जिम्बाब्वे के पास। जिम्बाब्वे के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिम्बाब्वे की पहले क्रिकेट टीम हुआ करती थी जो क्रिकेट खेलने के लिए आती थी। आज वो टीम नहीं आ रही है क्योंकि वहाँ का बोर्ड इतना वीक हो गया है कि वो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पा। खैर वो एक अलग बात है, हम बात कर रहे हैं अभी डेमोक्रेसी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिम्बाब्वे में क्या होता है कि जैसे कि आप सभी को मालूम है, जिम्बाब्वे में 1980 में वो लोग आज़ाद हुए थे कॉलोनियल रूल से।
उसके बाद जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो पार्टी थी जिम्बाब्वे की, उसको हम लोग जानू पीएफ यानी जिम्बाब्वे एसोसिएशन, JNAU पीएफ इस नाम से एक पार्टी है जिसे हम लोग शॉर्ट में जिम्बाब्वे एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। अब जिम्बाब्वे में जब उसको फ्रीडम मिला, उसके बाद डेमोक्रेसी को उन्होंने अडॉप्ट किया, और वहाँ का जो जिम्बाब्वे एसोसिएशन का जो लीडर है, जिसको हम लोग रोबर्ट मुगाम्बे के नाम से जानते हैं। रोबर्ट मुगाम्बे वहाँ का काफी पॉपुलर लीडर रहा है जिम्बाब्वे का, और वो वहाँ का प्रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन देखिए, जैसे ही भाई साहब प्रेसिडेंट बनते हैं तो फिर करते क्या हैं? जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं, उसके बाद वो सबसे पहले तो कानून को, वहाँ का जो जिम्बाब्वे का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड कर देते हैं। अमेंड करते हैं और उसमें क्या कर अमेंडमेंट में क्या करते हैं कि वो लोग अपनी पावर यानी प्रेसिडेंट की जो पावर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, उसको बढ़ाते हैं, और प्रेसिडेंट का जो अकाउंटेबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको घटाते हैं। मीन्स कि जब भी कभी कोई कंट्री में ऑल ऑफ सडन कोई बैड इवेंट्स हो जाए, या कैटास्ट्रॉफ हो जाए, या कैलेमिटी आ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेसिडेंट पे होती है। जैसे हमारे इंडिया प्रधानमंत्री की होती है, तो विदेशों में जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहता है, राष्ट्रपति शासन होता है, तो वहां पर राष्ट्रपति को जिम्मेदार ठहराया जाता है किसी प्रकार की घटना के लिए। तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन वो लिख देता है कि जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, उसका प्रेसिडेंट लेस रिस्पॉन्सिबल रहेगा, लेकिन किसी कोई उसके अगेंस्ट जाएगा प्रेसिडेंट के, तो उसमें उसकी पावर को वो इंक्रीज कर देता है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, भाई साहब क्या करते हैं कि वहां पर जितने भी मीडिया है, या न्यूज़पेपर वाले हैं, रेडियो वाले हैं, उनको इतना हरास करता है कि वो लोग उसके अगेंस्ट में कुछ लिख नहीं पाते हैं। जो भी लिखा जाता है, उस रूलिंग पार्टी अपोजिशन में जो पार्टी है, उनके अगेंस्ट में ही लिखा जाता है। इनके फेवर में सिर्फ इनकी अच्छाइयाँ लिखी जाती हैं न्यूज़ में। उसके बाद जितने भी जो प्रोटेस्टर हैं वहाँ के, जो डेमोक्रेसी में आगे बढ़ना चाहते हैं और इस पार्टी को गिराना चाहते हैं, वो जब भी किसी प्रकार की असेंबली करते हैं, उसको ये लोग जो मुगाम्बे जी हैं, वो उसको डिस्ट्रॉय करवा देते हैं, इलीगल डिक्लेयर करवा देते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो पीपल हैं, जो डेमोक्रेसी में जो बाकी जो जो सिटीजन हैं, उनके पास एक फ्रीडम होना चाहिए, फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज इन द ऑडियंस। यानी कि कहीं भी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, वहां पर किसी व्यक्ति को अपने आज़ादी है, उसके जो भी वर्ड्स हैं फ्रीडमली, मतलब उसके पास फ्रीडम है, जो कुछ वो बोलना चाहता है, फ्रीली मूवमेंट करना चाहता है, उसकी फ्रीडम है। और हम कह सकते हैं कि उसको फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए। अगर वो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो हो सकता है, वोट डालना चाहता है तो वोट डाल सकता है। तो ये फ्रीडम डेमोक्रेसी में होना चाहिए। तो तीसरा जो चौथा हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया है डेमोक्रेसी में, वो ये किया है कि डेमोक्रेसी में रूल शुड बी बाय द लॉ, एंड राइट्स शुड नॉट बी वायलेट फॉर द सिटीजन। यानी, हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बताना और भूल गया मोगाम्बे के बारे में। बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक जिसे हम मोनार्की फॉर्म ही कहेंगे, या हम डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे, कि जैसे कि हम जानते हैं हमारी इंडिया में जो एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम लोग हमारे सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा, वो फाइनल डिसीजन होगा, उसको कुछ चेंज नहीं कर सकता है, इवन प्रेसिडेंट भी चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन जिम्बाब्वे में क्या होता था कि जब भी कोई कोर्ट उसके अगेंस्ट में कोई डिसीजन निकालता था प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में, तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता था, उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। और तो और वहाँ के जो कोर्ट का जो जस्टिस है, उसको वो लोग थ्रेट करते थे कि आप हमारे बारे में ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि किस टाइप से डेमोक्रेसी को लोग ने सिर्फ एक टैग लगा के रखा है, लेकिन हम लोग जमीनी हकीकत पर जाके अगर उसको समझते हैं, तो डेमोक्रेसी की वास्तविक स्ट्रक्चर को कुछ ही कंट्री फॉलो करती है, जिसमें हमारी कंट्री मुझे लगता है काफ़ी आगे है। लेकिन हमारी कंट्री में काफ़ी फॉल्ट्स हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, और आप लोगों की मैं ओपिनियन भी उसमें चाहूंगा। तो हमने चौथा कंक्लूजन ये ड्रॉ किया है कि इफ
a democracy is there, then there should be a rule of the law, and the rights should not be violated by the people. यानी कि कानून का नियम होना चाहिए, और सिटीजन को जो राइट्स हैं वो उनको उनको वायलेशन नहीं होना चाहिए, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको एक पर्टिकुलर लिमिट में काम करना चाहिए, उस लिमिट का वायलेट उनको नहीं करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी बोलती है। तो ये मेरा लेक्चर आज मैं उसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे हम लोग आगे और बात करेंगे कि डेमोक्रेसी जो कंट्री उसको फॉलो करती है, तो बाकी में वहाँ पर वहाँ की पॉपुलेशन को कितना ज़्यादा बेनिफिट है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, और इसको यहाँ पर मैं समाप्त करूँगा। अगेन मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस लेक्चर सीरीज को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कीजिए, ताकि उससे मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि आप अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जो भी चीज़ आपको इम्प्रूवमेंट के लिए लगता है आप उसमें लिखिए, एरर लगता है तो उसके बारे में लिखिए, मैं उनको एड्रेस करूँगा और इम्प्रूवमेंट करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, गुड नाइट।